आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हम पढ़ेंगे किसी प्लेन शीट के लिए जो कि लगभग इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए जो निकालेंगे उसके अपेक्षा बहुत ही बड़ी कोई प्लेन शीट होगी, उसके लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमने निकाला है सॉलिड सिलेंडर के लिए, हैलो सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, हालो और सॉलिड के लिए। तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आने वाला जो वीडियो होगा हम स्फीयर के लिए निकालेंगे, एक तो सॉलिड स्फीयर के लिए, एक हालो स्फीयर के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज इसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई प्लेन शीट होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। हम एक प्लेन शीट बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा। एक हम प्लेन शीट बना लेते हैं, ठीक। ये एक प्लेन शीट है जो कि एक चार्ज प्लेन शीट है, मतलब चाहे आप पॉजिटिव या फिर निगेटिव कोई सा भी चार्ज ले लीजिए। हमने पहले बता दिया चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बस उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे किसी भी पॉइंट, ये 2D में है, मतलब ये जो प्लेन है, सीट है, ये एक प्रकार के ऐसी है, एक सीट है, मतलब एक 2D सरफेस है, इसकी कुछ मोटाई नहीं है, एकदम बहुत पतली बहुत पतली। तो हम इसके रिस्पेक्ट में कोई एक एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P मान लेते हैं, कोई पॉइंट P है जो कि इससे कितना दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं इस प्लेन से हमें इस पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे जो सिंपल मेथड होता है वो गॉस लॉ की मदद से हम निकालेंगे, क्योंकि हम पढ़ भी रहे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की मदद से हम निकालेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना आना चाहिए। अगर आप गॉसियन सरफेस नहीं बना पाते हो, गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या होती है, कौन सा सरफेस गॉसियन सरफेस होगा जब वो कौन कौन सी कंडीशन फॉलो कर ले, तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, उसको फटाफट जाइए जरूर देखिएगा वीडियो, तभी समझ में आएगा। क्योंकि वहां पर जब आपको बताया गया है कि कौन कौन सा ऐसी कंडीशन है जिसको फॉलो करने के बाद कोई भी सरफेस गॉसियन सरफेस बन सकता है। तो हम यहां पर आपको बता दें ये सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज के अबाउट। चार्ज हमारा कुछ ऐसे है, प्लेन पर प्लेन शीट है, उस पर चार्ज हमारा रखा गया है, चार्ज हमारा पूरा फैला हुआ है, तो सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब यहां से, और ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, आपको किसी न किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस को, और ये करते करते अपने आप हो जाता है। ये अभ्यास से होता है, जितना आप अभ्यास करोगे आप उतना समझ पाओगे, ठीक। इस प्रकार का तो सरफेस बना नहीं पाओगे। ये सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब पीछे भी ऐसा होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, जितना आगे की तरफ बाहर निकला है उतना ही पीछे भी निकलना चाहिए, ठीक। अब जाकर ये क्या हुआ, गॉसियन सरफेस हुआ। क्लियर। ध्यान समझ लीजिएगा। फियर, यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब देखिए हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लीजिए बाहर की तरफ निकल रही, किसी भी एक डायरेक्शन में लीजिए, हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। हम जानते हैं किसी भी सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी सरफेस ले लीजिए, ये सरफेस ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0, मतलब इन दो लाइनों में अगर थीटा की वैल्यू पूछे जाती 0। थीटा कब बनता है, जब कुछ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तब थीटा बनता है। जब पैरेलल हो थोड़ी ना थीटा बनता है। और हम यहाँ पर लेंगे 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री। वैसे इस तरफ देख लीजिए, बगल तरफ आपको दिख रहा है कि नहीं, साइड में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी हमारा ऑलवेज परपेंडिकुलर
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। बट ये जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर बना हुआ है ना, ये कर्व सरफेस, ये गासियन सरफेस है, ध्यान समझिएगा। ये जो कर्व सरफेस है, मतलब ये वाला पूरा सरफेस, जैसे ये बात कर ली जाए, ये वाला कर्व सरफेस, कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब इस पर अगर इस पॉइंट पर बात कर ली जाए, एरिया वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर इधर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू आती है वो 90 डिग्री आती है, यहां भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। क्लियर है, सब कुछ समझ में आया? चलिए अब हम जानते हैं जो फ्लक्स निकालते हैं, फाई टोटल इक्वल टू, एक इसको मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो दोनों फ्लैट सरफेस है उसको फर्स्ट सेकेंड मानते हैं, और जो ये थर्ड वाला हमारा कर्व सरफेस मान लेते हैं। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सभी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है, सभी का फ्लक्स निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है उसकी संख्या फ्लक्स है हमारी। तो इसके लिए कितना फ्लक्स होगा, इसके लिए कितना फ्लक्स होगा, और ये कर्व सरफेस के लिए कितना फ्लक्स होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें फाई 1 की, तो फाई 1 क्या है, ये वाला माने हैं, तो हम जानते हैं फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। फाई 2 के लिए वही होगा ई डी ए कॉस थीटा, फाई 3 के लिए वही होगा ई डी ए कॉस थीटा। अब वैल्यू रखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, फर्स्ट वाले में थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री। सेकंड वाले में भी ई डी ए कॉस, सेकंड वाले फ्लैट सरफेस है, इसके लिए थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? यहां भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री प्लस। अब देखिए इस पर थर्ड वाले पर क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ई डी ए कॉस 90। एज वी नो दैट कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 90 की वैल्यू 0 होती है। सिंस कास 0 इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0, ये सभी लोग जानते हो। वैल्यू रख दो। इधर क्या बचा, ई डी ए, तो ई हमारा हर जगह कांस्टेंट होगा, इधर भी इधर भी इधर भी। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं, इधर तो निकल नहीं रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं वो कांस्टेंट होंगी। मान लिया अरे भाई हमने यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, उसी के बीच में कोई प्लेन रखा है, तो उसके बीच में गासियन सरफेस बना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर अर्थात हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, अंदर डी ए बचा है। हम मान लेते हैं इसका सरफेस का एरिया ए, इस सरफेस का भी एरिया ए हमने माना है, प्लस ई, इधर भी डी ए निकला है, प्लस में ये तो कास 90 वैल्यू 0, मतलब टोटल 0। समझ में आया? एंड फाई टोटल क्या होता है, क्यू अपान इप्सिलॉन नोट, सब लोग जानते हो। क्यू क्या होता है, इनसाइड, क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नोट, सब लोग जानते हो। फाई इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन नोट, हमने प्रूव किया है गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। इधर क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नोट इक्वल टू डी ए। देखिए किसी छोटा पॉइंट, मान लिया जब हम एक लेते थे स्फेयर या फिर आप सर्कल, स्फेयर मान लो, यहाँ पर डी ए लेते थे, तो छोटा सा एरिया हमारा डी ए हुआ करता था। अगर हम पूरा एरिया लेना चाहें तो इंटीग्रेशन कर देते थे, मतलब पूरा एरिया यदि हमारा ए है तो फाइनली हमारा ए आ जाता था। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, किसी स्मॉल एरिया के लिए हम डी ए निकाल रहे हैं, जब पूरा एरिया अगर हम फाइंड करेंगे इस पूरे सरफेस का एरिया, तो ए हो जाएगा, ये क्योंकि हमने एरिया क्या माना है, ए माना है। वही हाल यहाँ भी होगा, वो तो 0 हो गया। क्लियर, सबको यहाँ तक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब क्यू इनसाइड अपान इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड क्या होगा, अब या दिमाग लगाओ, सिंस समझना ध्यान से। यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसा है, एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस
जैसे मान लो फ्लैट सरफेस ऐसा है, बीच में से हमारा गासियन सरफेस ऐसा बना है, ये चीज़ फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, बीच में से गासियन सरफेस बना, गासियन सरफेस बना है। देखिएगा ये एक हमारा प्लेन शीट हुआ, इसमें से जो सरफेस जा रहा है सिर्फ इतना ही तो चार्ज आएगा, सिर्फ इतना ही तो चार्ज आएगा इसमें, ध्यान समझना। इतना ही तो चार्ज आएगा क्योंकि इतना ही मोटाई में निकला है, सिर्फ इतना ही है ये जो सरफेस है, बाकी एरिया इसका खाली पड़ा हुआ है, एरिया इसका खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ इतना लेगा ये, समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है। तो सिर्फ इतने इस एक सरफेस के लिए एरिया निकालेंगे। अगर हमारे पूरे इसमें भरा होता पूरे सिलेंडर में तो क्या निकालते हैं हम, वॉल्यूम निकालते, जबकि यहां पर पूरे सिलेंडर में नहीं है, सिर्फ इतने एक फ्लैट एरिया के लिए यहां पर सिर्फ आ रहा है चार्ज, इसके बीच में ये जो चार्ज आ रहा है, ठीक। तो हम यहां पर निकालेंगे एरिया, निकालेंगे वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। अभी जब हम आगे देखेंगे तो वहां पर वॉल्यूम निकालेंगे, जब पूरे सिलेंडर में भरा होगा होल सिलेंडर के लिए तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अभी एक हमारे जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है, अगर हम सिर्फ यहां पर निकालना चाहे तो एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ई ए प्लस ई ए, यहां पर हम बता रहे थे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर चार्ज क्या है, चार्ज हमने क्यू माना है, चार्ज इज क्यू अपान एरिया क्या होगा, एरिया, एरिया हम निकाल रहे हैं, एक सर्कल बना रहा है ना ये सर्कल, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, सबको समझ में आता है। लेकिन एरिया हमने ए माना है, तो उसे भी सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता। हमने एरिया ए माना है, ए एरिया माना है, यहां पर देखना ध्यान से, एरिया ए, तो जो इसका एरिया होगा यही तो यहां पर भी जा रहा है, इसका भी एरिया वही होगा, क्लियर समझना। एक हमारा इस प्रकार से गासियन सरफेस है, इस प्रकार से गासियन सरफेस है, यहां पर कोई प्लेन शीट रखी हुई है, तो यहां पर जो एरिया होगा वही तो यहां पर भी एरिया होगा, मतलब ए। तो यहां से अगर हम निकाल लें क्यू की वैल्यू, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इनसाइड दिखा जा रहा है कि इनसाइड चार्ज है, इक्वल टू ये क्या जाएगा, ई ए प्लस ई ए, 2 ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, ई की वैल्यू क्या आई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ई की जो वैल्यू आई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही है ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब इससे कितनी दूर पर है उससे नहीं, मतलब इसको ये कांस्टेंट हो जा रही है, वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही। इतना पहले फटाफट से नोट डाउन करें, आप लोग नोट डाउन करें। चलिए तो यहां पर लिखेंगे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड नहीं करता है, यक्स अपॉन यक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इससे कितने दूर पर है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ओनली स्मॉल एक्स, स्मॉल डिस्टेंस x कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ प्लेन शीट। नहीं समझे, कोई बात नहीं, भी हम समझा दे रहे हैं। प्लेन शीट मतलब ये फार्मूला तभी वैलिड करेगा जब ये x बहुत छोटा हो इस शीट की अपेक्षा, क्योंकि इट्स या जो शीट है ये इनफाइनाइटली शीट है। इनफाइनाइटली कैसे है, एक्चुअल में इनफाइनाइटली नहीं है, देखना ध्यान से। ये बड़ा बोर्ड है, अगर हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा ये छोटा बोर्ड है ना, लेकिन अगर यहीं पर कोई चींटी ला के बिठा दो तो उसको ये पता चलेगा कि ये बोर्ड कितना बड़ा है, उसके लिए तो इनफाइनाइट बोर्ड है।
लेकिन एक्चुअल में इनफाइनाइट बोर्ड नहीं है, उसके लिए इनफाइनाइट बोर्ड है, मतलब उसके डिस्टेंस बहुत कम होगा। यहां पर x की वैल्यू बहुत कम होगी, मतलब जैसे प्लेन शीट यहां से यहां तक लंबा अगर ले रहे हैं तो x की वैल्यू बहुत छोटी 1 मिलीमीटर रख लो, ऐसा होगा। तो उसके अपेक्षा में ये बहुत बड़ा होगा, तो x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू बढ़ जाए घट जाए थोड़ा सा अंतर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे, नोट करिए, नोट करिए। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अपना ये लेक्चर कंप्लीट होगा। फटाफट से नोट कीजिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे। आपको कह रहा है फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। आपको ए बी सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दे क्या रहा है, 2 शीट दे रहा है, इसमें 2 प्लेन शीट दे रहा है। एक पॉजिटिव है, एक प्लेन शीट, दूसरा निगेटिव है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। एक बार खुद से निकालें, ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड सी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फाइंड करें। 1 2 3 4 5 फाइंड करो, फाइंड करो जल्दी। वीडियो पुश करके एक बार आप लोग खुद से फाइंड करें। देखिए मजा तब आएगा जब आप खुद से एग्रेसिव बनो, खुद से सॉल्व करने की इच्छा रखो, तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जितने भी बच्चे सॉल्व किए होंगे बहुत अच्छी बात। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अगर हम देखें ए पॉइंट पर, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, सीट को हम फर्स्ट और सेकंड मान लें, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ये रिपेल करेगा E1 बाहर की तरफ, और ये सेकंड है मतलब निगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा E2। क्लियर? बी पॉइंट पर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा अपने से, भाग जाओ हमारे यहां से E1, और ये सेकंड है निगेटिव चार्ज है, ये भी अट्रैक्ट करेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से E2। सी पॉइंट पर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा E1, और ये सेकंड होगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा E2। क्लियर? समझ रहे हो? समझ रहे हो? और हम जानते हैं फॉर एनी सीट, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होती है, अभी अभी निकाले, बताओ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जस्ट हमने जो ये फाइंड किया था, हमेशा यही याद रखना है आपको, हमेशा ये याद रखना है कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हमेशा होता है, ये सभी के लिए होता है। तो हम फार ए पॉइंट लिखेंगे, फार पॉइंट ए, फार पॉइंट बी और फार पॉइंट सी। पॉइंट ए बी और सी के लिए हम फाइंड करेंगे। पॉइंट ए के लिए निकालें तो बताओ, पॉइंट ए के लिए निकालें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, एक दूसरे में घट जाएगा, चाहे जिसमें जिसमें घटाओ, जब वैल्यू सेम है तो क्या फर्क पड़ता है कौन सा ज्यादा और कौन सा कम, भाई वैल्यू सेम है, चाहे E2 माइनस E1 करो चाहे E1 माइनस E2 करो। और जनरली देखते तो ये वैल्यू ये नजदीक है और ये ज्यादा रिपल करता तो E1 बड़ा होता और E2 छोटा होता, लेकिन जब प्लेन सीट है क्योंकि ये पॉइंट बहुत नजदीक है इसलिए उसकी वैल्यू ऑलवेज सेम आएगी। ये तो आपको देखने के लिए लग रहा है दूर है, ये इनफाइनाइट तक ऐसे खींच दो और ये उसके पास में लगा दो, बहुत छोटा हो जाएगा, या यहीं पर रख दो, इतनी दूरी पर रख दो, रूम के नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग 12 फीट तक अगर खींच दोगे तो उसके अपेक्षा तो बहुत छोटा ही हो जाएगा ना। तो रिजल्टेंट इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू वही सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। रिजल्टेंट क्या आ गया 0। इसके लिए देखते हैं फार पॉइंट बी,
बी पॉइंट के लिए देखते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 वैल्यू भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, हमारे यहाँ पर एलसीएम होगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 2 से 2 मर जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर बात करें फार पॉइंट सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट में भी देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, चाहे जिसमें चाहे जो भी घटा दें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, चाहे जो भी करें, सिग्मा अपान, क्योंकि वैल्यू सेम है 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही सिर्फ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हम कैपेसिटर में यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बता दें जो सीट हमारी बनेगी, एक पॉजिटिव सीट एक निगेटिव सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, दोनों निगेटिव की तरफ, मतलब ये बाउंड हो जाएगा। ये चीज हम कैपेसिटर में आपको समझाएंगे। मतलब इसकी वजह से इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना इधर है, ना इसके वजह से इधर उधर कहीं भी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ इनके बीच में होगा, यही काम करता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में इसलिए दो प्लेटें ली जाती है, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, तो वो बात करेंगे हम कैपेसिटर में। अभी हम बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस गॉस लॉ के बारे में। नोट करिए फटाफट से, नोट करिए। चलिए हटा दें, हटाएं इसको। देखिए एक बात तो आपके दिमाग में आई होगी, अब आई होगी कि नहीं आई होगी वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। हमने वहां पर लिया था प्लेन सीट जो कि लगभग 2D में था, बहुत पतला था। अगर वही 3D में ले लिया जाए, थोड़ा सा मोटा हो, स्मॉल d मान लो मोटा हो, या उसकी मोटाई r मान लो, कुछ भी मान लो, अगर कुछ मोटाई है उसकी, कुछ भी मोटाई है उसकी, तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ। चलो देखते हैं। हमें कह रहा है एक सीट दिया है, प्लेन सीट है, एक क्वेश्चन के तौर पर ही मान लीजिए प्लेन सीट है, जो कि जो पॉइंट लेंगे उसकी अपेक्षा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये कोई सीट है, ठीक, मतलब कुछ मोटाई है इसकी, मान लो इसकी मोटाई कैपिटल X है, या D मान लो, इसकी मोटाई D है, इसकी थिन है D, मतलब ये कुछ मोटा है, जो सीट है थोड़ी मोटी है। हम इसको 3D में करके दिखाने का प्रयास किए, ये कुछ मोटी है, मोटी सीट ले रहे हैं जिससे आपकी स्केल होती है। तो स्केल देखते हैं ना, थोड़ा सा मोटाई रहता है उसका, तो इसको थोड़ा सा अगर बना दें हम तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे, ऐसे तो बनेगा। बन गया, वही चीज़ हमने यहाँ पर बनाया है। अब अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे फाइंड करोगे। इनसाइड पहले हम निकाल रहे हैं, पहले हम इनसाइड निकाल रहे हैं। मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, हम इनसाइड निकाल रहे हैं तो इनसाइड ही होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने जाना कि एक सिलेंडर बनाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, यही बनेगा। अब इसमें चार्ज क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव या निगेटिव, को इस भाग कुछ भी भर दीजिए, मतलब कि आपको चार्ज इसके अंदर पूरा का पूरा फिल है। ध्यान समझिएगा, ऐसा मत कीजिए कहीं प्लस भर दिए कहीं माइनस भर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यहां भी चार्ज भरा हुआ है। अभी तक देखिए आप कहीं एक प्लेट पर 2D में एरिया निकाले थे, लेकिन अब देखिए पूरे गॉसियन सरफेस में पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ है। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, यही इतना अंतर होता है, यही इतना अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी
इसी डायरेक्शन में। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, बट इधर क्या है, एरिया वेक्टर अपवर्ड। तो क्या हो जाएगा, फाई टोटल जो निकालोगे आप, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ओवरऑल वही होने वाला है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, इसके और इसके लिए 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री। कर्व सरफेस के लिए 90 डिग्री, क्योंकि डी ए ऊपर की तरफ और ई इधर, सेम वही टॉपिक चला है। क्योंकि जो फाई की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी क्या, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, तो यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इनसाइड, इनसाइड लिखो या ना लिखो, आपको समझने की जरूरत है, अपान इनसाइड मतलब इसके अंदर कितना, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना हमारा चार्ज आया हुआ है। ये हमारा फाई है, ये हमारा क्यू है, थोड़ा सा हमारा सिमिलर दिखता है इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा। तो ई डी ए कॉस 0, इधर क्या हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, डी ए। अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात तो वैसे है नहीं, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। तो जो डी ए है, डी ए, ये डी ए कॉस 0 वैल्यू तो 1, इधर भी ई हमारा सभी पॉइंट के लिए बराबर होगा, डी ए कॉस वैल्यू 0 वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया। अब देखना, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डी ए। डी ए किसी स्मॉल एरिया के लिए था, टोटल एरिया निकालना हो तो कैपिटल ए, क्योंकि हमने मान लिया है कैपिटल ए, क्या हो जाएगा, ई ए। अब कहोगे सर इसका एरिया काहे नहीं माने हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड को माने थे प्लेन सरफेस के लिए ही तो ये बचा है, बाकी ये वाला तो क्या हुआ, फ्लैट सरफेस के लिए दोनों बचा है, ये वाला कर्व सरफेस वाला 0 हो गया, उसका एरिया से मतलब ही नहीं, इन दोनों का एरिया हमने ए मान लिया है। ई ए प्लस ई ए मतलब 2E ए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। सिंस इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो रो होता है, रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज वैल्यू क्यू अपान वॉल्यूम। हम यहां पर वॉल्यूम क्या लिए, एरिया क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके संपूर्ण जगह पर जितने भी हमारे यहाँ पर प्लेसेस हैं सभी हमारा चार्ज भरा हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे। वहाँ पर किसी एक प्लेन शीट के लिए था, एक प्लेन शीट पर हमारा इस सरफेस के बीचों बीच में कहीं एक पॉइंट था ऐसे प्लेन, वहाँ पर हमारा चार्ज था, तो एरिया निकाले थे। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया, इस सरफेस का एरिया ए इंटू, यहाँ से देखिएगा ये एक्स डिस्टेंस है ना, एक्स डिस्टेंस है, तो ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये भी हमारा एक्स डिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो टोटल इसका जो डिस्टेंस हमारा 2x हो जाएगा, a इंटू 2x। अरे यही तो होता है जी, एरिया इसकी और इसका लेंथ कितना है, वॉल्यूम निकल जाएगा, रो इक्वल टू। तो यहां पर जो q की वैल्यू फाइंड करेंगे, q इक्वल टू रो, समझना, रो इंटू में a इंटू में 2x, जो q की वैल्यू आएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रखिए वैल्यू, रखिए फटाफट से सभी लोग वैल्यू रखेंगे इसमें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब वैल्यू ले जाएंगे तो रखेंगे क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू 2x डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, e इक्वल टू, इधर क्या बचा, रो इंटू एक्स अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आया रो इंटू एक्स अपान एप्सिलॉन, मतलब ये x पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। जब ये इनसाइड होगा मतलब इसमें ये फाइंड हुआ e इज प्रोपोर्शनल टू x, e जो होगा x के प्रोपोर्शनल होगा। अगर x की अंदर की बात करें, x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी, आफ्टर इट बाहर जाते ही कांस्टेंट, बाहर जाते इसके लिए भी बाहर जाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगी। इनसाइड के लिए क्या आया, e इज, यहां पर लिख लेंगे e इक्वल टू क्या आया, रो एक्स अपान एप्सिलॉन नॉट,
मतलब ई जो प्रोपोर्शनल होगा x के। अब हम आउटसाइड के लिए भी आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये लेक्चर खत्म। आउटसाइड के लिए देखेंगे, आउटसाइड के लिए क्या होगा, एक हमारा पहले प्लेन शीट होगा जो कि स्मॉल डी मोटाई का है, थिन जो है इसका स्मॉल डी है, एक शीट है हमारा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, आउटसाइड के लिए बात करें मतलब यहां से किसी पॉइंट पर, मान लिया इतने पॉइंट पर x डिस्टेंस दूरी पर है ये पॉइंट P। इसके लिए जब हम गॉसियन निकालेंगे सरफेस, हमारा से एक सिलेंडर बनेगा, गॉसियन सरफेस जो हमारा बनेगा एक सिलेंडर बनेगा। समझना ध्यान से। अब इसमें चार्ज जो है इसके बीचों बीच है, चार्ज इसके बीच में आ रहा है, क्लियर समझे। उसमें क्या था, उसमें चार्ज जो था हमारा वो पूरे के पूरे में आ रहा था, लेकिन यहां पर देखेंगे ये डी थिन का है, मतलब इसकी चौड़ाई जो होगी डी, मोटाई होगी इसकी स्मॉल डी। अभी तक ये 2x था, ये यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक x, तो यहां पर 2x रखे थे, लेकिन यहां पर क्या रखेंगे d, इतना समझिएगा। तो लिखेंगे यहां पर phi इक्वल टू phi1 प्लस phi2, वही चीज सेम चीज हो गया, यहाँ पर q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर 2EA आएगा, जैसे सभी में आता था 2EA वैसे यहाँ भी आ जाएगा। तो सिंस q इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, यहाँ पर भी देखेंगे इतना आया है, तो मतलब वॉल्यूम ही निकालेंगे, एरिया निकालने का तो कोई सवाल है नहीं। वॉल्यूम भाई एरिया कहाँ पर निकालते जब तो कोई 2D सरफेस हो, 3D के लिए अगर अंदर अगर इस रूम में कितना हमारा चार्ज होगा तो वॉल्यूम निकालोगे ना। इस दीवार पर कितना चार्ज होगा, इस दीवार पर, तो एरिया निकालोगे। Q इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज क्या है हमारा, सॉरी रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम एक तो एरिया, अरे भाई यहाँ पर एरिया अगर ए माने हो, यहाँ भी एरिया ए ही माने हो, तो यहाँ पर भी तो एरिया ए ही होगा, बोलो। इसका भी एरिया अगर हम यहाँ पर फाइंड करें, यहाँ पर भी तो एरिया ए ही होगा, ए एरिया का ही होगा, एरिया ए इंटू इसके बीच का डिस्टेंस क्या है डी। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला, Q इक्वल टू रो इंटू ए इंटू डी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में Q की वैल्यू रख दो, रो इंटू ए इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा E इक्वल टू नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रो इंटू डी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x के इंडिपेंडेंट, मतलब x पे डिपेंड ही नहीं करता। जब ये x पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा, x पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब इसके आउटसाइड में कहीं भी x रख दो, x पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इतना ज्यादा इसका डिस्टेंस होना चाहिए उसकी अपेक्षा ये जो सीट हो, ये प्लेन सीट जो हमें दिख रही है, ये सीट हमारी उसके लिए इनफाइनाइट का कार्य करे, मतलब इसकी इस सीट की डायमेंशन की अपेक्षा x बहुत छोटा होना चाहिए, तो x पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, नोट करें, नोट करें। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, नोट कर लिए, ग्राफ बनाए इसका, x पे डिपेंड कर नहीं रहा है, मतलब कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ग्राफ इसका जब बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है, ग्राफ इसका कुछ बनेगा ऐसा, देखना ध्यान से।
ये हमारा एक्स है और ये ऊपर की तरफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ है। पहले क्या हो रहा था, एक्स पर डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा ई भी बढ़ता जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहां पर पॉइंट रखें, अरे भाई सिंपल सा आप समझ लीजिए, कुछ ऐसा बना लीजिए। यहां पर पॉइंट ये पूरा डी था, मतलब यहां से लेकर यहां तक पॉइंट रखेंगे पूरा डी आएगा, कुछ ऐसा। ये पूरा डी था, या फिर आप इसको बना लो, ये सीट जो हमारा था, ये जो पूरी सीट थी हमारी, ये इसकी लंबाई क्या थी, पूरी डी थी। तो इतना क्या हो जाएगा, d/2, मतलब इतना यहां से यहां तक तो d/2 ही होगा। तो अब देखिएगा, पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ता जाएगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ता जाएगा। पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे ये बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे वैसे एक्स भी बढ़ रहा है। लेकिन ये इनसाइड की बात हो रही थी, ये इनसाइड, जब ये इनसाइड था इस प्लेन शीट का, जैसे इस प्लेन शीट का आउटसाइड गया, अरे भाई ये ऐसा ही है प्लेन शीट, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये आउटसाइड गया, आउटसाइड जाते ही एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक्स पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट हो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है। मतलब यही हमारा ग्राफ बनेगा। ग्राफ मतलब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, नोट करें। ये हमारा E है, ये हमारा x है, ये हमारा d/2, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल दिन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे किसी स्फेयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चाहे वो सॉलिड हेलो सिलेंडर हो, सॉरी सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड, चाहे वो सॉलिड स्फेयर हो चाहे हेलो स्फेयर हो। सॉलिड स्फेयर होगा, सॉलिड स्फेयर में एक कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए निकालेंगे, और हेलो कंडक्टिंग, हेलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए निकालेंगे, जिस प्रकार आप सिलेंडर में देखे थे। तो आज के लिए बस इतना है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचती रहेगी। और जितने भी बच्चे हैं ध्यान समझ लीजिए, आपको यदि होमवर्क पाना है और होमवर्क रेगुलर चेक कराना है, तो आपको दिख रहे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां पर आपको सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, उसके बाद वहां पर सर्च कीजिए @union क्लास, या तो यूनियन क्लासेस सर्च कीजिए या फिर @ लगा के यूनियन क्लास सर्च कीजिए। वहां पर आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके आप यदि सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको वहां पर PDF नोट्स भी मिलेंगे, जितने मैं पढ़ा रहा हूं सभी के नोट्स प्रोवाइड करा जाएंगे। साथ ही साथ आपको वहां पर होमवर्क भी दिखाए जाएंगे और होमवर्क चेक होंगे और होमवर्क दिए भी जाएंगे पर डे, और होमवर्क आपको करना भी होगा। ईमानदारी से पढ़िए, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है।